नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। और किस चीज के? तो रचना और रचनाकार के। हिंदी साहित्य के अंतर्गत रचना और उनके रचनाकार वाले सभी प्रश्नों को ट्रिकी तरीके से बताया गया है। ये सभी ट्रिकों का बाप होगा और ऐसा ट्रिक होगा कि आपको अगले जन्म तक याद रहेगा। ज्यादातर देखा गया कि हमें परीक्षा में इतना कुछ पढ़ना पड़ता है कि कुछ बातें हम परीक्षा हाल में जाते जाते भूल जाते हैं या दो विकल्पों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो विकल्पों में कंफ्यूज होने पर ज्यादा उम्मीद है कि गलत विकल्प पर ही हमारा आंसर टिक होता है। तो इसलिए अगर आप ट्रिकी तरीके से किसी चीज को याद करेंगे तो जो ये कंफ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। और ट्रिकी तरीके से किसी चीज को आप याद करेंगे तो कुछ प्रश्न आपके जरूर बढ़ जाएंगे। वही प्रश्न जो बढ़ेंगे वो आपको सफलता दिलाते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल ट्रिकी तरीके से याद करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इन प्रश्नों का लाभ परीक्षा हाल में उठा सकते हैं। तो इनमें जितने प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि किसी परीक्षा में न पूछा गया हो। किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इनमें से ही कुछ प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। हर परीक्षाओं में यही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। कुछ प्रश्न नए जरूर बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपका मेरिट होता है, इन प्रश्नों को गलत करने का मतलब आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न, गुनाहों का देवता। ज्यादातर लोग प्रश्न इसमें ऐसे होंगे जो ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपको नए जरूर मिलेंगे जिन्हें आपको ट्रिकी तरीके से रटना है। और आसान प्रश्न तो भी आपको ट्रिकी तरीके से रटना है, क्योंकि आसान प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा हाल में कंफ्यूज करते हैं। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि धर्मवीर भारती को टिक करें कि कमलेश्वर को टिक करें। तो गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता कौन होता है? तो गुनाहों के भी देवता होते हैं। कौन? तो जो भी देवता है तो वो धर्म से संबंधित देवता है। कोई भी देवता अगर है तो वो धर्म से संबंधित देवता है। गुनाहगारों के भी कोई देवता होते हैं। गुनाहगार ये मत समझिए जो जेल में बंद होते हैं वो किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं। गुनाहगार लोगों के भी देवता होते हैं। वही देवता जो हमारे होते हैं वो भी पूजा पाठ करते हैं। तो गुनाहों के भी देवता होते हैं। या कुल मिला के ये रट लीजिएगा कि देवता है तो वो जरूर है कि देवता अगर लगा हुआ है तो वो धर्म से ही संबंधित होगा। और धर्मवीर भारती का कोड हमेशा हम लोग धर्म ही टिक करेंगे। और देखिए इस पर कई फिल्में बनी हैं गुनाहों के देवता पर। बहुत ही अच्छी ये उपन्यास है। समय मिले, वैसे तो आपके पास समय नहीं है, आप मत ही पढ़िएगा। कभी समय मिले परीक्षा के बाद तो पढ़िएगा। आपको आपके आयु वर्ग के हिसाब से उपन्यास है। तो देखिए अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा। हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, तो अब जितना प्रश्न है आपको आज ही के वीडियो में सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उससे आप दोबारा परीक्षा से पहले एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और ताक झाक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा रिवीजन में। ट्रिक से अगर आप रटते हैं तो ये भी फायदा है। अनाम दास, तो दो अक्षर से ही आपको पता है कि हम लोग ज्यादातर ट्रिक बनाते हैं। मेरे वीडियो में ज्यादातर प्रश्नों में हम लोग 2 या 3 अक्षर से कोड बना लेते हैं, या कभी कभी पूरा शब्द ले लेते हैं अगर कोई अच्छा शब्द मिल जाता है तो। नहीं तो ज्यादातर में हम लोग 2 या 3, 2 पे ही हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अच्छा शब्द नहीं बनता है तो कभी कभी हम लोग 3 ले लेते हैं। तो यहां पर अनाम, तो हमारा शब्द बनता है अनाम। अनाम मतलब जिसका कोई नाम नहीं हो। नाम का मतलब ये नहीं कि राम श्याम मुकेश सुरेश ये सब वाला नाम नहीं। नाम का मतलब इस संसार में आपको कोई मान सम्मान नाम नहीं है, वो वाला नाम समझिएगा। अनाम, जिसका कोई नाम नहीं है। अनाम दास का पोथा, तो ऐसे लोग तो इस दुनिया में हजारों हैं जिनका कोई नाम नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में हजारों, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका कुछ नाम है। तो जो ही आएगा अनाम दास का पोथा। तो आप परीक्षा में अगर रटे होंगे तो याद रखिएगा शुरू के ही 2-3 अक्षरों से हमारा कोड बना है, तो पूरे शब्द को ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। 2 ही 3 अक्षरों पर दिमाग ले जाइएगा। अगर ट्रिक बना होगा, आपने पढ़ा होगा तो जरूर याद आपको आ जाएगा। तो देखिए अनाम दास का पोता लिखा, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा तो इसका मतलब कोड हमारा होगा हजारी, मतलब हजारों की संख्या में। यानी ऐसे लोग हजारों हैं जिनका कोई नाम नहीं। दुनिया में हजारों लोग अनाम है, गुमनाम है। मैंने लिख भी दिया है ताकि पीडीएफ जब आप प्राप्त करें तो दोबारा ट्रिक कभी कभी भूल जाता है, तो एक बार और आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बस परीक्षा से पहले बस 5-10 मिनट में पूरा रिवीजन आप कर लेंगे बेहद आसानी से। तो देखिए यहां पर है सारा आकाश। तो सारा आकाश क्या, सारा धरती भी। और धरती के भीतर भी अगर आपका घर है
तो घर के भीतर अगर खुदाई में सोना मिलता है तो वो राजा का हो जाता है, यानी शासन प्रशासन सरकार का हो जाता है। तो सारा आकाश सारा जमीन किसका है? तो राजा का है। तो राजा का मतलब होता है राजेंद्र, राजाओं का इंद्र, राजेंद्र। तो दो अक्षर से क्या बनेगा इसमें? राजा, राजेंद्र, राजा। तो सारा आकाश किसका है? तो राजा का है। सारा जमीन भी और सारा आकाश भी राजा का है। तो इस तरीके से आप चित्र को देख लीजिए, थोड़ा देख लेंगे तो चित्र से भी याद हो जाता है। इसमें शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? तो दो अक्षर से इसमें क्या निकलेगा? शिव। अच्छा नाम है शिव। तो शिव और पार्वती, देखिए शिव और पार्वती, पार्वती स्त्री की परिचायक और शिव पुरुष के परिचायक अगर मान लिया जाए तो शिव और पार्वती, उसी तरह से शिव और औरत, शिव पार्वती या शिव औरत। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक हमें सिर्फ बनाना है, हमारा यहां पर उद्देश्य सिर्फ आपको रटाना है। अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? तो देखिए यहां पर मैं दो तीन रचनाएं एक साथ याद कराता हूं, इसमें कहानी भी है। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? पहले तो ये रट लीजिए कि अंधेरे बंद कमरे में मोहन था। क्या कर रहा था अंधेरे बंद कमरे में? तो अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश की एक और रचना है आषाढ़ का एक दिन। तो अंधेरे बंद कमरे में आषाढ़ के एक दिन में, और एक और रचना है मोहन राकेश का अंडे के छिलके। कहानी है जिसमें कुछ लोग एक दूसरे से छुप छुप कर अंडा खाते हैं और कोई किसी को नहीं बताता। तो अंधेरे बंद कमरे में कौन था? तो अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश, यानी कि मोहन नाम का लड़का आषाढ़ के दिन में अंडे का छिलका यानी अंडा खाता है। अंधेरे बंद कमरे में आषाढ़ के एक दिन में अंडे का छिलका खाता है, यानी कि जो ही आएगा अंधेरे बंद कमरे, तो कौन था अंधेरे में? मोहन। आषाढ़ के एक दिन में अंडा कौन खा रहा था? तो मोहन। अंडे का छिलके किसकी रचना है? तो मोहन, मोहन राकेश। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कम से कम दो बार तो पढ़ना ही होगा आपको। इसमें राजकमल चौधरी का उपन्यास, तो दो अक्षर से यहां पर राज और महत्वपूर्ण शब्द है कमल। कमल कैसा? राजाओं वाला बड़ा कमल, कोई विशेष कमल है, राजकमल। तो यहां पर देखिए राजकमल चौधरी का उपन्यास कौन है? तो ये है मछली मरी हुई। तो देखिए ये कमल का फूल है, उसी के बगल में ये मछली, देखिए लाल लाल खून इस पे लगा हुआ है, यानी मरी हुई मछली है इसका मतलब। तो मरी हुई मछली किसके बगल में है? कमल के। जो ही आएगा राजकमल, तो राजकमल के बगल में क्या था? तो मरी हुई मछली तैर रही थी मतलब पड़ी थी। तो मरी हुई मछली राजकमल से आप जोड़ दीजिएगा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपका समय बचाने के लिए। ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, यानी आपका समय घर पे बचेगा। ट्रिकी तरीके से याद करेंगे तो परीक्षा में प्रश्न कंफ्यूज नहीं होगा दो विकल्पों में। ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे तो दोहराने में कम समय लगेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक दिन में रटा, 2 दिन में रटा, और परीक्षा से फिर पहले जब रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर 1-2 दिन लग गया, तो कोई फायदा नहीं। आधा गांव, तो इसकी कहानी ये है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहले जमाने में आपने कहानियों में सुना होगा कि राजा कहता था किसी बात को कि ये हमारा काम अगर जो कर देगा तो उसको हम अपना आधा राजपाट दे देंगे। या कोई कोई राजा कह देता था कि आप अपनी मन मांगी मुराद मांग लीजिए, यानी आपके मन में जो भी इच्छा है वो मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तो कुछ मासूम लोग ऐसे होते थे कि वो चाहते तो पूरा भी राजपाट मांग सकते थे, लेकिन वो आधा ही मांगते थे। यानी हमारा आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो राजा के कहने के बावजूद भी केवल आधा ही गांव मांगते थे। आधा गांव कौन मांगता है? तो जो लोग मासूम होते हैं, और जो लोग छली होंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, वो पूरा ही राज मांग लेंगे राजा से, राजा को घर से बाहर कर देंगे। मानस का हंस, मानस का हंस मतलब आप समझिएगा मानव का हंस। तो मानव का हंस जो रहेगा, मानव के जब पास रहेगा तो वो क्या करने लगेगा? तुलसी का पत्ता खाने लगेगा। तुलसी का पत्ता कौन खाने लगेगा? मानव का हंस। देखिए मानव का हंस क्या करता है? तुलसी का पत्ता भी खा के जी लेता है। तो जो ही आएगा मानव का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो तुलसीदास पे। तुलसीदास के जीवन पर आधारित कौन उपन्यास है? तो तुलसी मानस का हंस। तमस, तमस मतलब यहां पर रटने के लिए सोच लीजिए, तमस मतलब तपिश। गर्मी में जून के महीने बहुत तपिश होती है, गर्मी होती है। तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर सुला दिया गया था। बाणों की सैया पर जब सुला दिया गया था तो इन्हें प्यास लगा। तो देखिए ये तीर चला रहा है और यहां से ये
तीर चलाने के बाद यहां से जमीन में से पानी निकला है और इनके मुंह में सीधे डायरेक्ट चला गया, इनके मुंह में तपिश लगा। इनको क्या लगा? गर्मी के महीने में तपिश लगा। तपिश यानी कि तमस, यानी कि गर्मी लगी और इन्हें प्यास लगा और यहां पर तीर से मार कर यहां पर जमीन में से पानी निकाल के डायरेक्ट इनके मुंह में गया। तो ये कहानी पर रटिएगा, जो ही आएगा तमस, तमस मतलब गर्मी, किसे लगी थी तपिश? तो भीष्म पितामह को, यानी कि भीष्म साहनी आप रटे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाल टीन की छत, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी नाम हो, ट्रिक से रटेंगे तो रटना बहुत आसान होगा। तो देखिए वैसे तो ज्यादातर टीन वाली जो छत होती है, करकट होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अब रंगीन भी छतें आने लगी हैं। तो कुछ लोग जो अंधविश्वासी होते हैं या धर्म में आस्था रखते हैं, वो लोग लाल रंग की टीन लगवाते हैं। लाल रंग की टीन लगवाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि लाल रंग की जो टीन होगी वो क्या होगी? शुभ होगी। शुभ होगी, या कह सकते हैं कि वो निर्मल होगी। शुभ का मतलब निर्मल। तुम्हारा आंसर हो जाएगा लाल रंग की टीन शुभ है, निर्मल है। लाल रंग की टीन शुभ होती है, या कह सकते हैं निर्मल होती है, उसमें कोई गंदगी नहीं होता है। तो लाल रंग की टीन क्या है? निर्मल होता है। देखिए आंसर है सी। महाभोज, तो महाभोज उपन्यास किसकी की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने मन मन में ही महाभोज करा दिया, वास्तव में भोज नहीं, महाभोज करे मन्नू मन में, केवल मन में ही। एक बार पढ़ी, दोबारा पढ़ी, उसके बाद आपको तिबारा परीक्षा से पहले ही बस 10 मिनट के लिए पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो इस तरीके से आप रटिए कि हिंदी का प्रथम, कोई भी चीज जो प्रथम होता है वो खास होता है। तो प्रथम महाकाव्य, तो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का पहला महाजीव ग्रह कौन सा है? तो प्रथम पृथ्वी, प्रथम जीव ग्रह है। यानी ये सोचिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो है, पहला जो है वो क्या है? पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वीराज रासो आप रट लीजिएगा। पृथ्वी पहला प्रथम हिंदी महाकाव्य है। थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा रट लीजिए। बिसलदेव रासो, इसका आप आंसर देने का प्रयास करिए और ये याद रख लीजिए कि जगनी का आंसर नहीं होगा। कुछ लोग जगनी को टिक अगर कर रहे होंगे तो समझ लीजिएगा कि वो गलत है। जगनिक का आंसर नहीं है। जगनिक की रचना कौन है? तो परमाल रासो। यहां पे रासो लगने का मतलब ये नहीं कि जिसमें रासो लग गया तो वो जगनिक ही है। परमाल रासो रचना है जगनी की। यहां पर पूछ रहा है बिसल देव रासो, तो जो ही आएगा 20 का मतलब 20, तो 20 आएगा तो आप डायरेक्ट टिक करिएगा। 20 क्या थे? यहां पर 20 नर, बस इतना रट लीजिए, 20 नर थे। 20 क्या थे? तो नर थे, नर मतलब मानव थे। बिसल देव रासो, तो जो ही आएगा 20 क्या थे? तो नर, नरपति नाल आंसर हो जाएगा। चंदायन किसकी कृति है? चंदा। चंदा जो है, कोई कहता है कि सूरज मेरा है, कोई कहता है चंदा मेरा है, कोई कहता है कि हरा रंग मेरा है, कोई कहता है केसरिया रंग मेरा है, और कोई कहता है कि चंदा किसका है? तो मुल्ला दाऊद का है। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, चंदा को मुल्ला दाऊद ने खरीदा है। कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? जायसी, जाय मतलब जिससे, मैंने बताया था, वैसे तो आपको याद ही होगा, जिससे जाया जाता है, ये पैर है दोनों, तो जिससे जाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो पद्मावती, पद्मावती नहीं बल्कि इसमें समय लगा है, पद्मावती। इसलिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा पूरा नाम भी अपने दिमाग में फिट करिए और फिर थोड़ा ट्रिक से भी, थोड़ा पूरा नाम, थोड़ा ट्रिक से भी, थोड़ा रीडिंग भी, थोड़ा देखिए भी, थोड़ा लिखिए भी, थोड़ा बोलिए भी, थोड़ा सुनिए भी, कान से, आंख से, मुंह से, हर तरीके से, और आंखों से मतलब देखने की कोशिश करिए। हर तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए यहां पर पैर, जाया जाता है किससे? तो पद से, पैर से। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? आधुनिक काल का राम काव्य। आधुनिक काल में, आधुनिक क्या क्या इसमें शब्द है? आधुनिक काल का राम काव्य। तो आधुनिक काल में लोग अगर राम भी रहते तो उन पर लोग शक कर लेते। वैसे उस समय भी लोग शक किए, लेकिन अगर आधुनिक काल में भी राम होते तो लोग उन पर क्या कर लेते? शक कर लेते। शक इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि शक का मतलब हो जाएगा क्या चीज? साकेत। और साकेत
किसकी रचना है? तो कहा जाता है कि शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन भारत में शक का भी इलाज है। शक का इलाज क्या है? तो मेथी का 2 दाना खाइए रोज रोज, सुबह दोपहर शाम। मेथी का 2 दाना सुबह दोपहर शाम खाएंगे तो शक का इलाज हो जाएगा। शक, या शक से नहीं रटना है तो साके, मतलब शाक किसी को लग गया है, बिजली का शॉके यानी शाक लग गया है, तो उसे मेथी का दाना खिलाइए। वास्तव में मत खिलाइए, केवल रटने के लिए मैं बता रहा हूं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? याद रखिएगा, नहीं और हां पर भी ध्यान अगर नहीं देंगे तो एक प्रश्न गलत हो जाता है, बस इतने से हां समझ के टिक कर देंगे। तो यहां पर आंसर है विकल्प बी, यानी तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो बस रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका किसकी है? तो केशवदास की है। तो बाकी सब आप रट लीजिए। तो बरवे, क्या रटना है? बरवे, यानी ये सोच लीजिए किसी से बैर, कोई बैरी है तो बैरी को तुलसी का 2 पत्ता खिला देंगे, यानी तुलसीदास की रचना कौन है ये रट लीजिए, ये आपका फायदा करेगा। तो तुलसीदास की रचना कौन है? तो बरवे रामायण। किसी से बैर है तो बैर दूर करने के लिए उसे तुलसी का 2 पत्ता खिलाइए। या बर का मतलब आप ये अगर सोच लें बौराना, बरवै यानी बौराना, तो बौराने की भी दवा है तुलसी का 2 पत्ता। किसी के अंदर विनय का गुण नहीं है, बहुत सहनशील नहीं है, विनय का गुण नहीं है, बहुत उग्र है, तो उसकी उग्रता कम करने के लिए और उसमें विनय का गुण लाने के लिए उसे तुलसी का 2 पत्ता रोज खिलाइए, ज्यादा नहीं, सिर्फ तुलसी का 2 पत्ता। और 2 मैं इसलिए कह रहा था अब तक कि इससे याद हो जाए कि 2 मतलब 2 हावली भी तुलसीदास की रचना है। तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको मिलेगा, पेड पीडीएफ में। इनमें कौन सी रचना केशव की है, यानी केशवदास की है? केशवदास का 2 अक्षर निकलता है केश, तो केश का मतलब यानी कि ये बाल, समझ रहे हैं, ये बाल है। केशवदास का मतलब बाल, केश, काले काले केश या जैसे भी केश, केश मतलब बाल। तो केशवदास की कौन सी रचना है? केशवदास की रचना है, तो देखिए केस जो, देखिए केस कवियों का प्रिय विषय है, यानी कि ज्यादातर कवि केस पर ही अपना वर्णन कर देते हैं, नायिका के केस पर ही पूरी कविता लिख देते हैं। केस जो है किसका प्रिय विषय है? तो कवियों का प्रिय विषय। कवि प्रिय क्या है? केस है। कवि प्रिय किसने लिखा है? केशवदास ने। इनमें सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो आपने सूरदास की रचना नहीं है पर ध्यान ले जाना है। तो सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए आंसर, सूरदास की रचना विकल्प बी नहीं है। विकल्प बी नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं, जो है उसको रख लीजिए। तो इसमें नाम ही में लगा है सूर सागर, नाम में ही सूर लगा है तो सूरदास याद हो जाएगा। इसमें सूर सरावली, इसमें भी नाम में सूर लगा है तो याद हो जाएगा। बस इसको आपको याद करना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। तो कैसे रटेंगे? 2 अक्षर से यहां पे क्या निकलेगा? शाही। शाही से क्या बनेगा शब्द? शाही से शब्द बनेगा सहना। शाही यानी जो लोग अंधे होते हैं, जो सूरदास होते हैं, जो सूर होते हैं, उन्हें समाज में बहुत कुछ सहना पड़ता है। साहित्य सहना पड़ता है उन्हें समाज में बहुत कुछ। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? खड़ी बोली। तो ये सोचिए, खड़ी बोली भारत में बहुत ज्यादा चर्चित है। तो जो खड़ी बोली है अधिकांश लोगों की, वो क्या है? प्रिय है। तो प्रिय प्रवास, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। देखिए आंसर ऐसी। देखिए अगर आपको इसमें कोई प्रश्न गलत समझ में आता है, जो कि संभव है, किसी से भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने किसी न किसी किताब ही से लिया होगा, तो गलत हो सकता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं भी उसे पिन कर दूं। अगर गलत उसको सर्च करने के बाद पता चले कि हाँ सचमुच गलत था, तो उसे पिन कर दूं ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय बोले नहीं, प्रिय बोले खड़ी बोली होती है, यानी प्रिय खड़ी बोली क्या होती है? सबकी प्रिय होती है। भारत भारती, अभी मैंने आपको बताया था 2 बार आ गया भार। तो 2 बार भार किसका बढ़ता है? तो मेथी के दाने को अगर भिंगा देंगे पानी में तो उसका वजन बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए मेथी का दाना देख लीजिए, याद हो जाएगा, यही है मेथी, पीला पीला। कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? नहीं रटा हुआ आप तक, कोई बात नहीं, अभी 2 सेकंड में आप रट लेंगे। नाम है जैनेन्द्र, 2 अक्षर से क्या निकलेगा?
जैने, जैने क्या निकलेगा? कुछ अजीब सा है, फिर भी कुछ बनाएंगे हम लोग। जैने यानी कि जाने, जाने समझे बूझे, जाने या परखें एक ही बात है। देखिए जानना का मतलब होता है परखना, तो जैनेन की रचना परख, परख किसकी रचना है? परखें जाने। तो जब आप परीक्षा में प्रश्न आएगा जैनेन्द्र, तो आप दो अक्षर पे जब दिमाग लगेंगे जाने, और जब सारा विकल्प देखेंगे तो जब हो सकता है ऐसे ही ना याद आए कि जैनेन्द्र की रचना कौन सी है, परख है, परख। लेकिन जब आप विकल्प देखेंगे, सबके अक्षर दो दो देखेंगे, तो अपने आप अगर आप ट्रिक से आपने रटा होगा तो आपको याद आ जाएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जन्मदाता हिंदी गद्य। तो गद्य का मतलब गधा समझ लीजिए। गधों का जन्म कहां हुआ था? तो भारत में हुआ था, जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए। हिंदी गद्य, भारत गधे का जन्मदाता है, यानी हिंदी गद्य का कहां जन्म हुआ? तो भारत में। भारत किसका कोड हमने बनाया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि गधे भारत में जन्म लिए और बंटवारे के समय पाकिस्तान में चले गए। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान, अभी दो अक्षर क्या है? अभी यानी अभी अभी ज्ञान हुआ। अभी अभी ज्ञान किसे हुआ? तो अभी अभी ज्ञान हुआ है, राम के साथ रहते थे, फिर रावण से भी ज्ञान लिया था, तो अभी अभी ज्ञान हुआ था लक्ष्मण को। तो आपको रटना है लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण सिंह। अभी अभी ज्ञान हुआ था लक्ष्मण को। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो सोने, स्वर्ण काल मतलब सोना। सोने के समान कौन है इसमें? रीति है, भक्ति है, आधुनिक है, आदि है, क्या है? तो सोने के समान इसमें भक्ति है। भक्ति करेंगे तो वो सोने के समान है। देखिए भक्ति सोना है असली। सूरदास के गुरु का नाम? तो जो लोग सूर होते हैं तो उनकी आंखें तो नहीं है, तो वो जो पावर है, वो जो शक्ति कहीं और नजर आती है, किसी अन्य चीजों में नजर आती है। तो सूर लोगों में क्या होता है? बल होता है। आंख भले नहीं हो लेकिन अन्य बातों में बल होता है। तो रटे रहेगा, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कामायनी, देखिए फिर से आगे आपको याद होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि क्या है। कामायनी किसकी रचना है? तो कामा में क्या लिखा हुआ है? जय। कामा महान है, उसकी जय। तो कामा देखिए कामा में लिखा हुआ है, तो ये क्या है? खंड काव्य, मुक्त काव्य या महाकाव्य। तो कामा क्या है? महान है। मैंने बार बार शुरू से ही, जब से शुरू हुआ वीडियो तब से मैं बता रहा हूं, कामा जो है महान है। क्यों महान है? कि इसमें जो लिखा जाता है उसका महत्व बन जाता है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? जय लिखा हुआ है, इसलिए कामा महान है, महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो गागर में सागर कौन लोग भरते हैं? गागर में सागर बिहार के लोग बहुत आसानी से भर लेते हैं, इसीलिए बिहार के लोग सक्सेस भी हो जाते हैं। बिहार के लोग गागर में सागर भर देते हैं आसानी से। तो आपको रटना है विकल्प ए, बिहारी। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे विकल्प ए, बालकृष्ण भट्ट। प्रदीप अभी बालक है, अभी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। थोड़ा सा रटना पड़ेगा, या ट्रिक अगर कोई अच्छा ना लगे तो आप बदल भी लीजिएगा अपने से। सरस्वती पत्रिका के संपादक, यशस्वी संपादक का मतलब संपादक कौन थे? तो छात्र जीवन में छात्र सबसे अधिक पूजा किसकी करते हैं? वैसे तो पूजा सब लोग कई देवताओं की करते हैं, शिव की, दुर्गा की, पार्वती की, सबकी, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सरस्वती की पूजा के साथ साथ और किसकी पूजा करते हैं? महावीर जी की पूजा करते हैं। तो रटे रहिएगा, जो ही आएगा सरस्वती तो ही आएंगे महावीर जी। सरस्वती की जय, महावीर जी की जय। सरस्वती और महावीर, यानी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कहां गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण करना किसी का कैसा होता है? तो कल्याण करना धार्मिक होता है। किसी का कल्याण करेंगे तो आपको धार्मिक रूप से उन्नति होगी, तो इसको जोड़ दीजिएगा, धार्मिक। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? माधुरी दीक्षित लाखों की चहेती हैं, तो इसलिए रट लीजिएगा लखनऊ का कोड हमेशा हमारा रहता है लाखों का, लख मतलब लाखों का। माधुरी दीक्षित लाखों की चहेती हैं, देख लीजिए, याद हो जाएगा। हिंदी नवजीवन, नया जीवन।
तो भारतीयों को नया जीवन उन्हें आजाद करके कौन दिया? तो गांधी जी। हिंदी नवजीवन के संपादक थे गांधी जी। इनका भी चित्र देख लीजिए। हिंदी नवजीवन के संपादक थे गांधी जी। नया जीवन हमें किसने दिया? गांधी जी ने। प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? तो अब प्रताप को टिक नहीं करना है, क्योंकि यहां पे देखिए टाइटल में लगा हुआ है मिश्र, तो आप टिक कर दीजिएगा ब्राह्मण। इस हिसाब से रटने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? हरि नारायण। हरि 2 अक्षर से क्या निकला? हरि। हरि की पूजा भारत के घर घर में होती है, यानी पूरे भारत देश में होती है। हरि की कथा का सुनना सुनाना जो है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा जो है, देखिए इसमें है कथा देश और कथांतर, इसलिए मैं बताया है कि हरि की कथा पूरे देश में सुनी और पढ़ी जाती है। तो हरि नारायण किस कहानी की पत्रिका के संपादक थे? तो कथा देश। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो देखिए आलोचना किसकी होती है? किसी सामान्य राह चलते व्यक्ति की नहीं होती है, बड़े बड़े लोगों की आलोचना होती है। देखते हैं टीवी पे, अखबारों में बड़े बड़े लोगों की आलोचना की जाती है। यानी आलोचना सामान्यतः बड़े लोगों की जाती है, जिसका कुछ नाम हो। यानी कि आलोचना पत्रिका का संपादक कौन था? तो नामवर सिंह, क्योंकि आलोचना जो है वो नामदार लोगों की होती है, नाम वाले लोगों की होती है। तो यानी नामवर सिंह आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तद्भव, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तो तद्भव कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अखिलेश। तत्सम नहीं, तद्भव है अखिलेश। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो इसको भी रट लीजिए। चिंता 2 अक्षर से क्या निकला? चिंता। चिंता हमारी कौन करता है? या पूरे पृथ्वी पर सबकी चिंता कौन करेंगे? राम करेंगे। राम सबकी चिंता करेंगे। वैसे तो आसान प्रश्न है, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए ट्रिक जरूर बनाइए। तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र, सबकी चिंता कौन करेंगे? राम करेंगे, राम करेंगे। आंसर डी, सबकी चिंता कौन करेगा? राम करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम से और भी रामधारी सिंह दिनकर भी है, तो थोड़ा सा पूरा नाम भी आप रटिए। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा सुनना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरा भी पढ़िए। चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है। 2 अक्षर इसमें निकालेंगे, नासी। तो नासी मतलब नाश कर देना, सर्वनाश, नाश कर देना। तो नाश किसने किया? तो नाश कर दिया अपने ही दल के व्यक्ति ने। 100 दल, अपने ही दल के किसी व्यक्ति ने उसका नाश किया, किसी गैर ने नहीं है, हमें अपनों ने लूटा। 100 दल यानी अपने ही दल वाले ने किसी का नाश कर दिया। इसमें कौन, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन है? तो महादेवी का कोड मैंने बताया था, महा अलग कर दीजिए, महादेवी यानी छोटी मोटी देवी नहीं, महादेवी। महादेवी तो कौन सी रचना नहीं है पूछ रहा है? पथ के साथी, तो किसी भी पथ का साथी कौन होता? महादेवी। मेरा परिवार पर किसकी कृपा है? तो महादेवी की। अतीत के चलचित्र, पीछे प्रश्न आया था, अतीत के चलचित्र मेरे दिमाग में कौन चला रहा है? तो महादेवी का चलचित्र। या सोचिए चलचित्र किसका बनाया जा रहा है? तो महादेवी का। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। चंद्रकांता की कहानी हमने माना है कि पुरानी। पहले इस पर एक धारावाहिक भी आता था चंद्रकांता। तो जो ही आएगा चंद्र, 2 अक्षर से निकलेगा चंद्र। निर्जा गुलेरी की नहीं है, याद रखिएगा। चंद्र, चंद्रमा भी क्या है? देव है। सूर्य भी देव है, उसी तरह से चंद्र भी हमारे देव हैं। देखिए ये चंद्र देवता है, चंद्र देव। तो जो ही आएगा चंद्र देव का मतलब, चंद्र मतलब चंद्रकांता। और इनको किसने, इसका रचयिता कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। तिलस्म और अय्यारी वाली कहानी है इसमें, जादुई दुनिया की। देखिए आगे प्रश्न, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो तिलस्मी और अय्यारी। अय्यारी का मतलब रूप बदलना, ऐसे करेंगे रूप बदल लेते थे। खैर ये सिर्फ उपन्यास है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक जासूस कौन था? तो गोपाल राम गहमरी। देखिए ट्रिक,
जासूस गोपाल राम गहमर के हर घर में जासूस होते हैं, फौज में होते हैं। तो सोचिए घर घर में भारत के जासूस होते हैं, किसमें? तो घर घर के किसके? तो गहमरी, गोपाल राम गहमरी। शेखर एक जीवनी, शेखर चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? तो सिर पर जिसके चंद्रमा विराजमान हो, यानी कि शिव। तो शेखर मतलब शिव, और शिव जो है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि शेखर एक जीवनी क्या है? तो उप है, शेखर जो है शिव का उपनाम है। शेखर उप है शिव के, यानी शिव का उपनाम है। इसमें कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? अज्ञेय जब भी आएगा तो आपको रटना है, अज्ञेय का नाम को क्या बनाना है? अज्ञात। अज्ञेय मतलब अज्ञात, जिसका कुछ पता नहीं है। अज्ञेय अज्ञात है। तो अज्ञात क्या है? नदी के द्वीप। देखिए नदी का जो द्वीप होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, इसलिए लोगों से अज्ञात होता है, अज्ञात स्थान पे होता है। तो जो ही आएगा अज्ञेय की रचना कौन है? तो नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप जो है अज्ञात में होता है, टापू पे होता है। अपने अपने अजनबी, यानी सब लोग अजनबी हैं। तो अजनबी का मतलब ही होता है कि अजनबी का मतलब अज्ञात, अज्ञात का मतलब रचनाकार है अज्ञेय। आंसर हो गया सी। सेवा सदन, किसी की सेवा कैसे करनी चाहिए? प्रेम से करना चाहिए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। सेवा करें लेकिन प्रेम से। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? चलिए ट्रिक देखते हैं डायरेक्ट। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो हमारा आंसर है ए। तो इसको याद ही नहीं करना, क्योंकि प्रेमचंद के तो अनेकों उपन्यास नहीं, तो उसको याद करने से क्या फायदा है? कौन कौन है उसे याद करिए। गोदान, गो मतलब गाय से प्रेम करना चाहिए। गबन, कुछ लोग गबन करने से प्रेम करते। गबन का मतलब पैसे का हेरा फेरी, पैसे का लाभ लेना गलत तरीके से। तो कुछ लोग गबन से भी प्रेम करते हैं। निर्मल, जो लोगों का मन निर्मल होता है उससे ढेर सारे लोग प्रेम करते हैं। गाय से प्रेम, कुछ लोग गबन करने से प्रेम करते हैं, कुछ लोग निर्मल लोगों से सब लोग प्रेम करते हैं। देखिए यहां पर सब लिखा भी हुआ है, पीडीएफ पे सब आपको मिल जाएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास के नहीं से होगा, किस उपन्यास से कृषक जीवन की समस्याएं, प्रेमचंद के किस उपन्यास से कृषक जीवन की समस्याओं का पता चलता है? कुल मिला के ये प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं को दर्शाया गया है? तो कृषक जीवन से क्या संबंधित है? जो भी कृषक है उससे गाय जुड़ी हुई है। गाय किससे जुड़ी हुई है? कृषक के जीवन से। तो ऐसे ही रटे रहेगा, आंसर हो जाए गोदान। देखिए मुंशी प्रेमचंद का, गो मतलब गाय, कृषकों की जीवन रेखा होती है, जीवन में महत्वपूर्ण होता है। देखिए आंसर लिखा हुआ है बी, गोदान। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो वृंदावन, वृंदावन जब भी आएगा इसका कोड रहेगा 1। वृंदावन जब भी आएगा, वृंदावन लाल वर्मा, तो वृंद को नहीं बल्कि हमने वन को बना लिया, अच्छा नाम है वन। वन का मतलब जंगल। जंगल जो है वैज्ञानिक नहीं होता बल्कि प्राकृतिक होता है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ तो आपको भूलेगा ही नहीं। इस समय ठाठ किसकी है? तो अयोध्या नगरी की ठाठ है। पहले से काफी विकास हो रहा है अयोध्या नगरी का धार्मिक रूप से। तो ठेठ हिंदी की ठाठ के लेखक हैं अयोध्या नगरी की ठाठ, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चंद्र हसीनों के खतूत, तो चंद हसीनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी क्या होती हैं? उग्र हो जाती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए उग्र रूप, ये भी उग्र रूप। तो चंद हसीनाओं के खतूत, यानी कि चंद हसीनाएं ऐसी होती जो उग्र हो जाती हैं। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई दर्शाई गई, यानी कि दहेज प्रथा प्रेमचंद के किस उपन्यास में है? तो दहेज प्रथा किस उपन्यास में? तो दहेज कब दिया गया था? तो निर्मला की शादी में दहेज दिया गया था। दहेज कब दिया गया था? निर्मला की शादी में। देखिए यही निर्मला है, प्रेमचंद की निर्मला। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा गुरु। तो हिंदी का पहला उपन्यास, तो कोई भी काम करिए लेकिन पहला काम है परीक्षा से संबंधित तैयारी करना। तो पहला काम क्या है? परीक्षा से तैयारी करना। पहला उपन्यास
किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। देखिए इसे लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। परीक्षा गुरु कौन है? तो श्री लाला श्रीनिवास दास। मृग नयनी, तो देखिए मृग, मृग मतलब हिरण, कहां रहते हैं? वन में। वन में यानी वृंदावन लाल वर्मा। देखिए ये हिरण है, वन में है, आराम से विचरण कर रहा है, सांस ले रहा है ऑक्सीजन में। पेड वीडियो कोर्स के लिए व्हाट्सअप करें, अपना रुझान दर्शाएं तो मैं पेड वीडियो कोर्स यूपी पुलिस के लिए लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें रीजनिंग स्पेशली और थोड़ा सा हिंदी भी आपको बताया जाएगा। इसमें कौन सा उपन्यास? इलाचंद जोशी का है, तो इलाचंद जोशी को हम लोग ट्रिक बना ले रहे हैं। इला मतलब इलाहाबाद को, अब प्रयागराज बन गया लेकिन इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद के जो लोग हैं या इलाहाबाद में जो लोग रह के तैयारी करते हैं या प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं, अब तो प्रयागराज बन गया है, तो वो लोग जो है इसमें कौन सी जोशी की कौन सी रचना नहीं? तो त्यागपत्र, इसको छोड़ दीजिए, इसको रट लीजिए। मुक्ति का मार्ग कहां पर है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मुक्ति का मार्ग है छात्रों के। वहां पे छात्र सन्यासी की तरह रहते हैं। वहां छात्रों को हर मौसम में, हर ऋतु चक्र का सामना करना पड़ता है, गर्मी में गर्मी, ठंडे में ठंड का। तो इस तरीके से आप रट सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 भी है, एक वीडियो में बनाने पर काफी लंबा हो जाएगा। इसका पार्ट 2 आएगा तो इसके लिंक में भी मैं दे दूंगा, और जब आएगा तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा प्रश्न इसमें, आधा प्रश्न अभी बाकी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।